हम लोग ऐसे ही बैठे थे और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई उसका तो मंचन हो सकता है, भाई संजय आप ही कर सकते हैं। डेमी गॉडेस है, माने पूर्ण देवता नहीं है, अर्ध देवता है। और लोग बैठे रहे। मुझे भी डर था कि कहानी तो है नहीं, नाटक तो है नहीं, वेलमेड जो नाटक होते हैं। क्योंकि नाटक जो है ना, ये क्रिएटिव, उसमें क्रिएटिविटी का ही कमाल है। पूरा पढ़ते वक्त मुझे एक उसकी पूरी सिम्फनी संगीत की जो है वो सुनाई दे रही थी। नमस्कार। बिहार में नाट्यकर्म की एक समृद्ध परंपरा रही है। हाल ही के दिनों में राजधानी पटना के दर्शकों को एक अद्भुत काव्य प्रस्तुति देखने को मिली और आज जानू जंक्शन के साथ मौजूद है इस नाटक यक्षिणी की पूरी टीम और साथ में मौजूद हैं इसके रचयिता और निर्देशक दोनों। आइए आपको मिलवाते हैं यक्षिणी नाटक के रचयिता और इस काव्य के लेखक डॉक्टर विनय कुमार जी से। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो यक्षिणी का किरदार है, ये विचार आपको कैसे प्रस्फुटित हुआ? क्योंकि लोगों का मानस पढ़ना तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन एक ऐतिहासिक किरदार का वो मानस को पढ़कर उसको कागज़ पे उतार देना, तो ये एक विलक्षण विचार या विलक्षण किरदार आपके दिमाग में आया कैसे? वैसे हम सब जानते हैं कि डॉक्टर विनय कुमार पटना के एक लब्ध प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं, इसलिए ये प्रश्न और भी बनता है आपके लिए। ऐसा है कि दीदारगंज की यक्षिणी मौर्यकालीन मूर्ति है और ये माना जाता है कि 2200-2300 साल पहले बनी और दीदारगंज में 1917 में पहली बार मिली। उसके बाद पटना म्यूज़ियम में आई, तब से पटना म्यूज़ियम में पड़ी थी। और आप लोगों को याद होगा कि पुराना जो म्यूज़ियम था, जिसको हम पटना म्यूज़ियम कहते हैं, उसके हॉल नंबर 1 के दरवाजे पे मोहतरमा विराजमान रहती थी, चवड़ से रखे हुए, और आना जाना होता था कई कारणों से। इतिहास में रुचि, मेरी श्रीमती जी मंजू जी का जो पीएचडी का थीसिस था पाल पीरियड पे, तो उसके चक्कर में जाना पड़ता था। फिर वो तो देखते 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 उनका नक्शी को याद हो गई थी। लेकिन जब नए म्यूज़ियम में गई, बिहार म्यूज़ियम में, वहाँ एक बार जाने का मौका मिला, तो जो प्रकाश पड़ रहा था उस पर पूरे हॉल में, तब तक मैत्रेय अवलोकितेश्वर वगैरह की मूर्तियाँ नहीं गई थी, पूरी विशाल मूर्ति एक हॉल में, और तब जो प्रकाश पड़ रहा था तो मेरे मन में एक ही वाक्य आया कि इनको देखना तो अपने आप में एक उत्सव है। वो क्षण था। और उसके बाद वो नाटक तो है नहीं, यक्षिणी कोई उसमें कैरेक्टर भी उस अर्थ में नहीं है। यक्षिणी तो एक कलाकृति है, और यक्षिणी अगर हम माइथोलॉजिकली सोचें, मिथक के हिसाब से सोचें, तो वो एक डेमी गॉडेस है, माने पूर्ण देवता नहीं है, अर्ध देवता है, यानी देवताओं की परिचारिका है, ऐसे समझ सकते हैं। बात दिमाग में आ गई, कुछ ख्याल आने लग गए उसको देख करके मन में। तो जो कविताओं की श्रृंखला शुरू हुई, तो लंबी श्रृंखला बनती चलेगी, इसलिए क्योंकि मेरे सामने कला थी, मेरे सामने मिथक थे, मेरे सामने यक्षिणी तंत्र पूरा था, मेरे सामने वो समय था, वो एक स्त्री की मूर्ति थी, बनाने वाला कोई शिल्पी भी रहा होगा, और कोई भी कलाकृति होती है उसका संबंध मनुष्य की रचनाशीलता से होता है, तो क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स आने लग गए उसमें। उसके बाद कैसे वो यक्ष को ब्रह्म के बराबर वेद में माना गया था, कैसे घटा के उसका दर्जा नीचे कर दिया गया, डेमीगॉड तक ले आया गया, ये तंत्र, जब ये बात दिमाग में आई तो फिर पूरी राजनीति सामने आ गई, और फिर वो सिलसिला चल निकला। और उसके बाद मैं लगातार लिखता चला गया और 75-80 कविताओं की लंबी श्रृंखला बनी। अंत में जो उसमें एक है अंश, जो कथांतर के नाम से संग्रह में है, उसमें मैंने एक कल्पना की कि वो मूर्ति कैसे बनी होगी, क्योंकि जो मूर्तियाँ यहाँ बनती थीं वो बक्सर सासाराम साइड से सैंडस्टोन का, उधर पहाड़ है, सैंडस्टोन के हैं, वहाँ से पत्थर आते थे इस तरफ, और कुम्हरार में मौर्यकालीन राजाओं का महल हुआ करता था, दीदारगंज थोड़ा आगे। तो मैंने अनुमान लगाया, कंप्लीटली कल्पना है, अनुमान है, इतिहासकार इससे सहमत नहीं होंगे, मत हूँ, लेकिन इससे ज़रूर सहमत होंगे कि वो सैंडस्टोन है और वो वहाँ से पत्थर लाया जाता होगा। कैसे लाया जाता? तो लकड़ी के कुंदा पे पत्थर को रख करके धीरे बहते बहते वो आ गया, और यहाँ आसपास कहीं शिल्पियों का गांव होगा जहाँ मूर्तियाँ बनती होंगी,
मेरा ख्याल है कि वहाँ मूर्ति बनी दीदारगंज में, और वो एक मूर्ति नहीं आ पाई या कुछ हुआ होगा, मूर्ति वहाँ रह गई। अब मेरे सामने समस्या थी कि जो टूटी हुई मूर्ति है इसको क्या करें। तो उसी पे पूरी कल्पना बनी कि वो मूर्ति कैसे बनी होगी, कैसे टूटी होगी, उसकी बहुत रोचक कहानी बन गई, और वो कहानी कविता में है, और उसमें नाट्य के तत्व संजय जी को दिख गए। और कविता से गुजरने के बाद सुलभ जी हमारे शहर के बड़े लेखक हैं, और नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, नाटक से बहुत गहरा जुड़ाव है। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई उसका तो मंचन हो सकता है, भाई संजय आप ही कर सकते हैं। अब संजय को कह दिया गया तो संजय बोले हाँ ठीक है। फिर हम लोग मुलाकात होने लगी, फिर हम लोग ये पढ़ने लगे, और पढ़ते फिर आगे का काम पूरा इनका है। मैंने तो जो रच दिया वो तो कविताएं हैं मेरे लिए, अद्भुत वो मेरा बयान है, मेरा स्टेटमेंट है। बाकी उसको फिर एक्शन में डालना और उसको लोगों तक पहुंचा देना, वहाँ तो बहुत चीज़ें अमूर्त है उस कविता में मेरे लिए, लेकिन वो उसको मूर्तिमान करके वहाँ लोगों को जोड़ देना, वो अतुकांत कविताएं हैं सब, उसको संगीत में ला देना, ये सारा कमाल संजय जी का। इनसे पूछिए कि वो कैसे ये अद्भुत लेखन के साथ साथ अद्भुत प्रस्तुति भी है। और अब हम मुखातिब हैं संजय उपाध्याय जी से, जो कि बिहार के रंग कर्म से जुड़े लोगों के लिए कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है ये। तो संजय जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या आकर्षित किया इस मुद्दे पर, इस विषय पर, वैसी क्या खासियत थी कि आपको लगा कि इस पर मंचन किया जाए? देखिए, यक्षिणी तो हम लोग चूँकि साहित्य के विद्यार्थी मैं भी था तो पढ़ता था और जानकारी थी। फिर जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गया तो वहाँ हमारा एक सब्जेक्ट होता था एस्थेटिक्स को लेकर, तो उसमें भी यक्षिणी की पढ़ाई हमारी एक निभा जोशी मैडम हुआ करती थी, वो उन्होंने यक्षिणी के ऊपर उनके क्लासेज होते थे, तो वहाँ मैंने सुना उनके मुँह से यक्षिणी को लेकर। और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाती थी, तो उसमें भी उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन उतनी गहराई से मैं यक्षिणी को नहीं देख पाया था कि एक अपने यहाँ म्यूजियम में एक यक्षिणी है जिनका एक हाथ कटा हुआ चमर धारणी है, और ठीक है, अब उसकी कहानी क्या थी उसका डिटेल में जानने का अवसर तब मुझे मिला जब विनय जी की जो कविता संग्रह या कविता का पूरा सीरीज है, जो खंड काव्य कह सकते हैं उसको, तो वो उसको मुझे पढ़ने का अवसर मिला, और तब जाकर, और मैं चूँकि कविता में है पूरी कहानी, तो कविता से मैं संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो उसमें पूरा संगीत मुझे दिखाई दिया। सबसे पहले तो मैं उसको जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उसका संगीत भी लग रहा था कि मैं स्कोर कर रहा हूँ, और उसकी पूरी सिम्फनी मुझे सुनाई दी। और दूसरा कि लगा कि एक मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि संगीत को लेकर क्या चुनौतियाँ रही होंगी इस नाटक में खास करके। पूरा पढ़ते वक्त मुझे एक उसकी पूरी सिम्फनी संगीत की जो है वो सुनाई दे रही थी। और उसके बाद बिहार संगीत नाटक एकेडमी में हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ विनोद अनुपम जी सेक्रेटरी हुआ करते थे और डॉक्टर साहब भी थे वहाँ, तो वहीं पे तय हुआ कि इसका मंचन किया जाए। और उसके बाद फिर से मैंने उसको पुनर्पाठ उसका मैंने किया, और तो धीरे धीरे मैं भी उसके गहराई में जाता गया। उसके संगीत को लेकर सबसे पहले मुझे उसका आया, ये लगा कि इससे जुड़े संगीत का कोई भी एक नमूना हमारे दर्शकों के मुझे याद नहीं है, एक लाइन अगर गाना चाहे तो। नहीं, संगीत मैं उस रूप से गाने को लेकर संगीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। संगीत मतलब वो जो उसमें जो काव्यात्मक है, जो लय होती है, लय थी, वो लय की बात मैं कर रहा हूँ। और लय, छंद, सारी जो चीज़ें हैं, और अतुकांत कविताएं हैं, वो ब्लैंक वर्स पोइट्री है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसको कंपोज करना अपने आप में एक चुनौती होती थी मेरे लिए। दूसरा कि मैं नाटक कर रहा था, इतिहास नहीं कर रहा था, और ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यक्षिणी जो है एक कल्पना के बुनियाद पे और एक कवि का की उड़ान है, और वो कहते भी हैं कि ये सच भी है और सच नहीं भी है। और कहा भी गया है कि इतिहास सच होते हुए भी झूठ होता है, और साहित्य जो है झूठ होते हुए भी सच होता है।
तो मुझे लगा कि यक्षिणी में कोई इतिहास नहीं है, बल्कि एक कवि ने अपने अलग अलग इमेजेज, अलग अलग बिंब, अलग अलग तरीके से उड़ान भरी है। ये और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये कोई ऐतिहासिक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक साहित्यिक प्रस्तुति से कहें तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यक्षिणी एक बहाना था। यक्षिणी के बहाने ढेर सारे विमर्श हैं इसके अंदर, जिसमें एक स्त्री विमर्श भी है, एक और स्त्री की पीड़ा है, और पूरा ऐतिहासिक उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो करा है, वो उनकी कविताओं से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि वो पता नहीं कितने साल से वो औरत जिसका हाथ कटा है, और वो उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो करुणा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, इसका संगीत आकर्षित किया। और एक कवि होने के नाते और मैं एक कलाकार होने के नाते, निर्देशक होने के नाते, मैं एक कवि ने अपने तरीके से यक्षिणी को लिखने की कोशिश की, और उसको, और एक शिल्पी होने के नाते इसमें मैं शिल्पी को भी देख रहा था, क्योंकि बार बार शिल्पी वो कैसा रहा होगा शिल्पी, उसको बार बार एक कवि याद कर रहा है उसको अपने, और एक निर्देशक होने के नाते मैं उस शिल्पी को याद कर रहा था, उस कवि को भी देख रहा था। और मेरे अंदर का जो कलाकार है, मेरे अंदर का जो संगीतज्ञ है, मेरे अंदर का जो रंगकर्मी है, वो यक्षिणी को अपने तरीके से देख रहा था। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा ही समृद्ध, कि कवि भी दिख रहा है उसमें शिल्पी भी है, उसमें कलाकार भी है, निर्देशक भी है, और तमाम जितने भी रंगमंचीय जो कह सकते हैं कि जो भी डिवाइसेज हैं, उन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ, चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, मेकअप से लेकर, और हर तरफ से, या उसकी जो स्कोप हाँ, दिखा, एक संपूर्ण प्रस्तुति इनको इसी को इनको कहते हैं सब हम चीज का नाट्य स्कोप जगत दिखा में। उसमें। जी। उसमें हम सब कर सकते हैं। उसमें हम पात्र निकाल सकते हैं, पात्र को खड़ा कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, परिवेश ला सकते हैं, पीरियड 5000 साल पहले, 2000 साल, जो चाहे सब क्रिएट कर सकते हैं, से लेकर आज तक। यानी जो उत्तर आधुनिकता से लेकर के अति प्राचीनता के बीच में आप यात्रा कर सकते हैं। तो अब किसी को, निर्देशक को आनंद तो आएगा ही कि हमारे दौड़ने के लिए इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा मिल रहा है, और अगर आप में अगर दम हो तो आप दौड़ ही लेंगे ना। संजय जी में वो दम है कि वो अतीत से लेकर के और भविष्य तक दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ लगाई उसमें। इसलिए मुझे भी लगा कि 3 जो लेवल है अभिव्यक्ति के, टू डू, टू बी, टू बिकम, यानी कि उसमें डूइंगनेस भी हो, बीइंगनेस भी था, और बिकमिंगनेस भी होता है कि देखो हम नाटक कर रहे हैं और हम उसको जी भी रहे थे, और उसके साथ साथ हम एक कर भी रहे थे। तो तीनों तरीके की चीज़ें थी। और तो आपको क्या लगता है कि दर्शकों से आपको जो अपेक्षा थी वो हाँ, बहुत ही मिला। लोग 2 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस और हाउस पैक, और लोग बैठे रहे। मुझे भी डर था कि कहानी तो है नहीं, नाटक तो है नहीं, वेलमेड जो नाटक होते हैं, कविता का मंचन हो रहा है, लेकिन लोग बैठे रहे और कम्युनिकेट हो रहा था, कनेक्ट हो रहे थे लोग। लेकिन मैंने इसको यही कहा था डॉट साहब से कि मैं करूँगा तो बहुत रोचक तरीके से करूँगा, ताकि लोग ये ना कहें कि क्या कविता, कहाँ बहुत ही क्लिष्ट हिंदी। और कविता का मंचन अक्सर होता है कि एक कविता आप कर सकते हैं एक बार में, 2 कविता कर सकते हैं, लेकिन 30-30, 35-35 कविताओं को एक साथ इकट्ठे 2 घंटे का प्रोडक्शन बनाना, उसमें सबसे बड़ा अच्छा ये था कि मैंने जैसा कि कहा कि इतिहास में भी हम जा रहे थे। काव्य प्रस्तुति जब आप करते हैं और एक जो सामान्य नाटक करते हैं, तो उसमें आपको क्या मतलब, हाँ, क्या बदलाव करना पड़ता है, निर्देशकीय चुनौतियाँ क्या आती हैं? पूरा नाटक को जब की जो बनावट जैसे होती है, जैसे उसका एक उद्घाटन भाग होता है, इंट्रोडक्शनल पार्ट होता है, परंपराएं तोड़नी पड़ती हैं, नाटकीय स्ट्रक्चर खड़ा करना, तोड़नी पड़ती हैं। स्ट्रक्चर जैसे होता है ना खड़ा करना, कि अब इससे कॉम्प्लिकेशनल पार्ट आएगा, अब क्राइसिस का पार्ट आएगा, इसके बाद फिर क्लाइमेक्स की तरफ हम जाएंगे, फिर रिजोल्यूशन होता है। तो 4-5 अवस्थाएं जो होती हैं, तो वो उस अवस्था को हम कैसे क्रिएट करें। कविता तो मेरे सामने थी, लेकिन अब उसको शुरुआत कैसे करें, फिर उसके बाद उसका और कैसे बुनावट हो, जो नाटकीय बुनावट जिसमें होती है, तो उसको करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इमेजेस ढूंढने पड़े,
हर कविता को अलग इमेज में ले जाना, अलग शैली में उसको प्रस्तुत करना। कभी लगता था कि कोई क्लासिकल नाटक देख रहे हैं, कभी आप देखेंगे एक एपिसोड है, एपिसोडिक था, कभी आपको लगेगा कि हम पारसी थिएटर देख रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि हम बैले देख रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि हम डांस ड्रामा देख रहे हैं, बाकायदा भरतनाट्यम डांस देख रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल क्रिएटिव मूवमेंट जो आज का जो होता है वो क्रिएटिव शैली में मूवमेंट बेस्ड कोई ड्रामा देख रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल फिजिकल ड्रामा जो शो होता है जो कहते हैं साइको फिजिकल ड्रामा वो हम देख रहे हैं। तो हर तरह के जो जितने भी एलिमेंट्स थे थिएटर के वो सारे एलिमेंट्स को हमने प्रयोग इसमें करने की जी, हमें भी पता चला, दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं इसे बहुत ही सराहा गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो अभी मेरे मन में आ रहा है कि हम जानते हैं कि आप पटना के व्यस्ततम चिकित्सकों में से एक हैं, तो उसमें ये आप साहित्य साधना के लिए ये समय कैसे संतुलित करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कैसे संभव हो पाता है? जब आप खाना खा रहे होते हैं ना तब भी सांस ले रहे होते हैं। जी उत्तर नहीं मिला इसमें? बिल्कुल उत्तर मिला। वही ये बहुत बड़ी बात है। लिटरेचर में लिए सांस लेने जैसा है, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। तो संजय जी, उम्मीद है कि अभी आने वाले वक्त में यक्षिणी के और भी शोज होंगे और हम सबको देखने के लिए मिलेंगे और इसके पूरे देश में चर्चा, डिमांड बहुत जगह से आ रहा है। चर्चा है। दिल्ली में इसका प्रदर्शन करेंगे हम जी। वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड का जो फंक्शन होता है जिसमें मुझे हाँ, इनको मिला है ना संगीत तो वो सम्मान मिलने वाला है राष्ट्रपति के हाथों। तो जब भी वो सेलिब्रेशन होगा, अग्रिम बधाई जी जानो शुक्रिया जंक्शन की तरफ से। जी शुक्रिया। तो उसमें उस अवसर पे जो भी डायरेक्टर सम्मानित होता है उसका नाटक भी होता है। तो उस अवसर पे यक्षिणी का प्रदर्शन लोग दिल्ली में भी करेंगे। कमानी ऑडिटोरियम में होता है, बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है। तो उसके पहले भी पटना में करेंगे, पटना में करके फिर हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जयपुर में जाएंगे, उज्जैन से भी बातचीत चल रही है, वहाँ से भी हम करने की योजना है। देश में घूमेंगे हम लोग, क्योंकि चर्चा इसकी हो रही है। पूरे भारत में पटना के दीदारगंज की यक्षिणी को आप जो घर घर पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की जो शोज़ हैं वो इसी तरह से सफल रहें और हम जानो जंक्शन से आप दोनों जुड़े, संजय उपाध्याय जी और डॉक्टर विनय कुमार। शुक्रिया। आप दर्शकों को बोलिए कि जब कभी सूचित हो तो आप सूचित करें लोगों को और आए देखने। बिल्कुल। तो आप दोनों नाटक जो है ना, ये क्रिएटिव, उसमें क्रिएटिविटी का ही कमाल है और क्रिएटिविटी हर किसी पे लागू होती है। जो पहली उसकी जो चीज़ है वो ये क्रिएटिविटी का पहला जो लेवल है, रचनात्मकता का पहला जो स्तर है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। यानी आप किसी चीज़ को देखें और स्वयं को बदल लें तो आप क्रिएटिव पर्सन हो गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप मंच पे जाकर किताब लिखकर ही क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने आप को बदल पा रहे हैं, वो भी एक तरह की रचनात्मकता है। और इसमें आप आम पाठकों से अपील करिए, आपके दर्शकों से, कि वो नाटक देखें और आनंद लेके देखें कैसे हंसते हंसते आदमी बदल जाता है। जी, अंत में लेकिन अगर आप अपनी पुस्तक की कुछ पंक्तियां अपने मुख से कह दें तो हमारे दर्शकों के लिए वो एक उपहार की तरह होगा। यदि अभी जो पात्र सब आए थे वो बता रहे थे, उनको जो पसंद है मैं पढ़ दे रहा हूँ उसमें से। कला मांगती है धैर्य, राई भी रचनी हो तो पहाड़ सा, अधीर शिल्पी एक सिलबट्टा भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। तो धन्यवाद आप दोनों का।